आज हम आज हम बात करेंगे पेट्रोल औषधियों के बारे में। इसे पेटोरोल और पेक्टोरोल दोनों ही बोला जाता है। ये हमारे लंग्स के लिए औषधियाँ बताई गई हैं। लंग्स में जो भी ऑर्गन्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं, वो सारे इसी औषधि समूह के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे हमारे लंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, नेज़ल कैविटी हो गया, फ्रैंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ब्रोंकाइल्स हो गए, ब्रोंकाई हो गए, एल्वोलाई हो गए। ये जितने भी लंग्स के पार्ट हैं, ये सारे के सारे बी समूह की औषधियों के अंतर्गत लिए जाते हैं। हमारी जो भी रेस्पिरेशन की समस्या है, अगर देखा जाए तो ये एक लिम्फेटिक सिस्टम है, पर क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसलिए इसे हम ब्लड के ऑर्गन्स में ही रखते हैं। सामान्यतः लिम्फेटिक सिस्टम है ये, बट हम इसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, क्योंकि ये रक्त को प्यूरिफाई करती है, इसलिए हम इसको रक्त के सिस्टम में रखते हैं। तो रक्त की जो औषधियां हैं एंजाइटी को महासमूह की, इसलिए उसमें पेक्ट्रोल औषधियों को रखा गया है। इनका कार्य, इनकी जो गुण हैं, वो भी अधिकतर ए समूह की औषधियों से ही मिलते जुलते हैं। अगर इसे हम एस समूह की औषधियों के साथ प्रयोग में लाते हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम को क्लियर करती हैं और रक्त सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो हम यहाँ पे अगर इस चीज को समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एस समूह की औषधियां हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म को औषधियां बोलते हैं, बेसिकली वो लिम्फ, शरीर में लिम्फ को रेगुलेट करने की औषधियां हैं। जबकि एंजाइटी को महासमूह जो है, जिसमें 4 ग्रुप्स आते हैं, पेक्ट्रोल, वर्मीफ्यूगो, एंजाइटिको और फेब्रिफ्यूगो, ये रक्त के ऊपर कार्य करती है। इस औषधियों का प्रयोग हम लोग सी ग्रुप के साथ भी करते हैं। सी ग्रुप के साथ ये ऑर्गन्स को शुद्ध करने का कार्य करती हैं और उनको ताकत देती है। तो यहाँ पर सी ग्रुप जो है, वो स्ट्रक्चर को रिनोवेट करता है और पेक्टोरल औषधियां वहां पे एनर्जी स्टूमुलेट करती हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी कॉमन लगेगी, पर यही बात इसकी विशेषता है पेक्टोरल औषधियों की। ये जो औषधियां होती हैं, इनका पहला डाइल्यूशन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। और क्योंकि एंजाइटी को महाग्रुप की औषधि है ये, तो लंग्स की जो सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, उनको फैला देती हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये उनको सिकोड़ने का काम करती है। तो जैसा मैंने बताया था, एक हमारा कॉमन फार्मूला है कि एस ग्रुप का फर्स्ट सॉल्यूशन, एंजाइटी को ग्रुप का सेकंड डाइल्यूशन। तो पेक्टोरोल भी आपकी जो औषधियां हैं, अधिकतर सेकंड डाइल्यूशन में ही प्रयोग में लाई जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को ये औषधियां दी जाए और उससे उस व्यक्ति को तेज खांसी होने लगे, बलगम ज्यादा बनने और निकलने लगे, या गले में खुश्की हो जाए, या रोगी को कमजोरी महसूस हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस औषधि का जो डाइल्यूशन है वो बढ़ा हुआ है। तो आपको उसको कम करना होगा, इसीलिए बोला कि इसका सेकंड डाइल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। जब भी हम इस ग्रुप को एस ग्रुप के साथ देंगे, तो ये गले में, लंग्स में खुश्की लाकर, यानी उसे हीट अप करके बलगम को बाहर निकालेगा। जब हम इसे सी ग्रुप के साथ प्रयोग करेंगे, तो ये
खखार के साथ, तेज खांसी के साथ बलगम को बाहर धकेलेगा। और जब हम इस ग्रुप को विशेष तौर पर यूज करते हैं, सिंगल डोज के रूप में यूज करते हैं, तो ये बलगम बनाने का कार्य करता है। ये ग्रुप क्योंकि गर्मी पर कार्य करता है, यदि आप देखेंगे जो हमारा सूत्र था कि फेफड़े यदि ठंडे हैं तो पैर गर्म होंगे, और फेफड़े यदि गर्म हैं तो पैर ठंडे होंगे। तो नेचुरल सी बात है, व्यक्ति को बलगम अटकेगा तब जब फेफड़ों में गर्मी आ जाती है। तो जब भी हम इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो गर्मी गर्मी को काटती है, इस सूत्र पर इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इस औषधि को गर्मी को कम करने के लिए, कफ बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम इसे गर्म पानी में प्रयोग में लाते हैं। सामान्यतः यदि बलगम रोकना हो तो आप इसे ठंडे पानी में या सादे पानी में प्रयोग करते हैं, और बलगम निकालना हो तो गर्म पानी में इसका प्रयोग किया जाता है। इस ग्रुप में 4 औषधियां आती हैं, P1, P2, P3, P4, जिसमें P1 औषधि को पहली औषधि बोला गया है। इसे मेल ऊर्जा के लिए प्रेशर के साथ बलगम निकालने की औषधि बताया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति 16 साल से अधिक का है और 60 साल से कम का है, पुरुष स्वभाव या ऊर्जा युक्त है, उसे पेक्टोरॉल 1 की औषधि प्रयोग में लाई जाती है। किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग की शुरुआत में इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो औषधि है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे मेन रेमेडी है, जो तब प्रयोग करी जाती है जब हमारे श्वास संस्थान में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे श्वास पूरी तरह खिंच नहीं पाते। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो फिर वही बात निकल कर आती है कि इस समय पर पेशेंट की फेफड़ों में का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है, और प्रभाव बड़ा होने के कारण उसकी श्वासें जो हैं वो छोटी रह जाती हैं, पूर्ण श्वास नहीं आती। वो चाहे लंग्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग श्वास ले भी ले, पर बॉडी में उस श्वास का पाचन नहीं होता। इसका वर्णन हमें आयुर्वेद में प्राण तत्व और प्राण वायु और प्राण तत्व के रूप में मिलता है। प्राण तत्व वो होता है जो हम ऑक्सीजन ले चुके हैं और बॉडी में ग्रैब की जाती है, और प्राण वायु वो होती है जिसे हम श्वास के माध्यम से लेते हैं। तो इस औषधि को सर्वप्रथम श्वसन संस्थान की औषधि कहा गया है। इसका प्रयोग, जैसा मैंने बताया, 16 साल से 50 वर्ष की उम्र तक बेहतर होता है, बट इलेक्ट्रोपैथी में इसका एक टाइम पीरियड बांधा हुआ है, 10 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के रोगियों के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे समय सीमा इसलिए बांधी है क्योंकि इस समय चाहे महिला हो पुरुष हो, यदि उनमें ऊर्जा शक्ति अधिक है तो उसे पेक्टोरॉल 1 दी जाएगी, यदि एक्यूट कंडीशन है तो पेक्टोरॉल 1 दी जाएगी। इस औषधि को कफ निस्सारक और श्वास रोग नाशक औषधि बोला जाता है। इस औषधि को बनाने के लिए लगभग 6 प्लांट्स का प्रयोग किया गया है। इसका कार्य बलगम को निकालना, गर्दन जो हमारी पक जाती है उसके असर को कम करना, और श्वास के कष्टों का नाश करना इस औषधि के मुख्य गुण है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये औषधि कफ निस्सारक, श्वास रोग नाशक, श्वास नलिका और फुफ्फुस प्रदाह के लिए हल्की बलगम
बलगमी खांसी नाशक होती है जो संपूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अपना प्रभाव रखती है। इसके अतिरिक्त इस औषधि को हम जो क्षय की आरंभिक अवस्था होती है, क्षय यानी जब फेफड़ों में जो फेफड़ों की कार्य क्षमता है वो नष्ट होने लगे। क्षय का मतलब टीबी भी है और क्षय का मतलब डेप्रिशिएट होना भी है। टीबी में भी बॉडी के सेल्स जो हैं, विशेषकर रेस्पिरेटरी सेल्स जो होते हैं, वो डेप्रिशिएट होने लगते हैं, इसीलिए इसको क्षय बोला गया है। तो इस औषधि का प्रयोग क्षय की प्रथम अवस्था में किया जाता है जब कफ हमारा सफेदी और लाली से सफेद रंग का पतला और लाली से युक्त होता है, उस समय हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गले की खराश, खांसने में, कफ बनने की कंडीशन में, गले में सूजन आ जाए, निगलने में कठिनाई हो, गले में सूजन हो, इन्फेक्शन हो, छाती चलती हो, पुरानी खांसी हो जिसमें बलगम आता हो, दमा हो, सिंपल खांसी हो, वूपिंग कफ हो, काली खांसी हो, जब दांत उग रहे हो छोटे बच्चों में, छाती में बोझ सा महसूस होता हो, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाती हो जिसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स बोला गया है, निमोनिया के केस में, राजयक्ष्मा में, श्वास नली स्वर यंत्र की प्रदाह में, स्वर भंग होने पर, जुकाम, टॉन्सिल ग्रंथियों की सूजन में, वातज खांसी में, सूखी खांसी जो होती है, टूरिसी के केस में जब लंग्स में पानी भर जाता है, इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। डेल्यूशन 1, P1 का डेल्यूशन 1, जब खांसी बहुत तेज हो, सूखी हो, लंग्स में दर्द का अनुभव होता हो, तब प्रयोग में लाई जाती है। पी ग्रुप की जो औषधियां हैं, ये इनका कार्य है बलगम को बढ़ाना और बाहर निकालने में सहायता देना, जबकि जो हल्के डाइल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूशन 4, 5, 6, इनका काम है इन्फ्लेमेशन और खांसी को रोकना। डाइल्यूशन 2 की बात करें तो ये पुरानी खांसी, श्वास नली में सूजन का आना, इन्फेक्शन का होना, इन्फ्लुएंजा आदि साधारण खांसियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यदि हम देखें तो हमने पहले कहा कि प्रथम डाइल्यूशन इस काम को करता है और द्वितीय डाइल्यूशन इस काम को करता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि साधारण पेशेंट के लिए डाइल्यूशन 2 बेहतर रहता है। इसके बाद डाइल्यूशन 3 की बात करते हैं। यदि आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डाइल्यूशन 3 आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा बनस्पत डाइल्यूशन 2 के। डाइल्यूशन 3 सेकेंड डाइल्यूशन की सभी कंडीशंस को कवर करता है, पर इसका प्रयोग बेसिकली सी ग्रुप के साथ ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। यदि आप P1 का सिंगल मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो डाइल्यूशन 2, और यदि सी ग्रुप के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो डाइल्यूशन 3 का प्रयोग किया जाएगा। ये साधारण जुकाम, बलगमी खांसी या झागदार बनने वाले बलगम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से ऊंचे डाइल्यूशन की बात करते हैं तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कवर करता है। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति खांसता रहता है, बलगम बाहर नहीं आता, तो बेहतर होगा कि P1 का प्रयोग पानी के स्थान पर
गोलियों के रूप में किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए, इससे बलगम रिलीज होना चालू हो जाता है। इस औषधि के गरारे भी किए जा सकते हैं और भाप की सेक भी ली जा सकती है। जब भी टॉन्सिल हो, स्वर भंग हो जाए या गले में सूजन आ जाए तो आप गरारे करेंगे। यदि दम घुटता हो, नाक में बलगम भरा हुआ हो, सांस लेने में कठिनाई हो, आंतरिक सूजन आ जाए, तब भाप की सिकाई अच्छी रहती है। पेक्टोरल 1 की औषधियों में कुल 6 औषधियों का मिलान किया गया है, 6 पौधों का मिलान किया गया है। इसमें पहला है एडिंटम कैपिलस एसेंशियल, सॉरी, वेनरिस। ये औषधि गठिया जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, रक्त में गाढ़ापन आने की वजह से, कोई जहरीला कीड़ा अगर काट ले, जैसे भौरा, कनखजूरा, पीली मक्खी, मधुमक्खी, तो इसे लोशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं या जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं हो पाता अथवा मानसिक रोग हो, तो इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। पेक्टोरल औषधियों में ज्यादातर फूल और वनस्पति का प्रयोग किया गया है। जो जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें इनका ज्यादा प्रयोग हुआ है। इसमें पीलिया का इलाज, कील मुहासे, मसूड़ों की बदबू, बैक्टीरिया, स्किन स्किन का फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जहां पर डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता हो, जिसमें सांस की तकलीफ, अस्थाई अस्थमा, जुकाम, सीने का दर्द, ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ये पीलिया, दस्त, पेट की ऐंठन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार, सिर दर्द, गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए या मूत्र को बढ़ाने के लिए भी इसको काफी इफेक्टिव माना गया है। इसी तरीके से इसका जो मलहम है वो फिस्टूला के लिए और गंजेपन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बालों के लिए, रूसी के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये जो पौधा है इसका प्रयोग श्वास संबंधी समस्याएं, मूत्र और जनन जनन संबंधी समस्याएं, बालों से संबंधित समस्याएं, दांतों से संबंधित समस्याएं, जिसमें डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम का इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, वहां पर हम इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है एलियम सापा। ये भी सर्दी, जुकाम, खांसी से आराम देता है। सर्दी, खांसी, जुकाम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसका इफेक्ट आंखों पर भी आता है, तो आंखों में भी कई बार एलर्जी हो जाती है। बुखार भी एलर्जी के कारण हो सकता है। कान में दर्द, नर्वस सिस्टम जो बेसिकली चेहरे पर हो, नाक, त्वचा, गला और मूत्राशय में जलन, जिसमें मूत्र मार्ग कमजोरी महसूस करता है, मूत्र रोकने में समस्या आती है और मूत्र अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो एलियम सापा का प्रयोग किया जा सकता है जो पीवन में पाई जाती है। ध्यान रखें ये थोड़ी सी तीव्र औषधि है, इसलिए जो व्यक्ति जिनको छाले हों, आंतों से संबंधित कोई समस्या हो,
त्वचा रोग हो, अपच, दमा या हाइपोग्लाइसीमिया हो, लिवर या गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या हो, एसिडिटी या स्वेलिंग हो, या इस औषधि के प्रयोग के बाद इनमें से कोई समस्या नजर आए तो इस औषधि को बंद कर देना चाहिए या प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सेम इंडिकेशंस P1 के P1 के लिए भी हम देखेंगे। अगली औषधि है यूकेलिप्टस ग्लोब्यूल्स। इसका प्रयोग जो एक्यूट जुकाम होता है, जिसमें गला खराब होता है, सिर में भारीपन रहता है, आंखों में नमी या तनाव या दर्द बना रहता है, माथे के ऊपर दर्द रहता है, ऐसी सभी स्थितियों में यूकेलिप्टस का प्रयोग अच्छा बताया गया है। जब नाक पानी की तरह बहती हो, बार बार छींकें आती हो, छींकने में शरीर का पानी बाहर की ओर गिरता हो, इसी तरीके से मोशन में चिकनाई आती हो, पतले दस्त हो, यूरिन में खुजली चलती हो, तो यहाँ पर यूकेलिप्टस ग्लोबुलस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जब टॉन्सिल्स बिगड़ जाएं, उनमें अल्सर होने की संभावना हो, सूजन आ जाए, गले के रोग हो, गले में पानी बहता हो, गले में इन्फ्लेमेशन हो, गला सूखता हो, इसी तरीके से आंतों में पानी रिसने की शिकायत आए, पानी की आवाज आए, एसाइटिस हो जाए, यूरिन में एल्बुमिन आता हो, मवाद आता हो, जिसे हम यूरिन कल्चर के थ्रू देख सकते हैं, या नेफ्रेटिस की समस्या हो, या किसी भी तरीके का मूत्र विकार हो, तो यूकेलिप्टस का जो बेसिकली सफेदा होता है, इसका अर्क प्रयोग में लाया जा सकता है। और क्योंकि ये P1 में है तो ये सारे सिम्टम भी P1 के इंडिकेशंस को दिखाएंगे। तो मूल सूत्र यही है, जब भी हमें रेस्पिरेटरी संबंधी समस्या हो जिसमें बॉडी के सेल्स अपना पानी छोड़ते हों, वहां पर हम P1 का प्रयोग कर सकते हैं। गठिया, ब्रोंकाइल, डाइजेशन की समस्या जिसमें खाना बहुत धीमी गति से पचता हो, गैस, दस्त, पतला मल, पेट में पानी, तेज दर्द, हार्मोनल ग्लैंड्स का सूज जाना, महिलाओं में लिकोरिया, बच्चों में गाढ़ा बलगम बनना, काली खांसी, सिर के पीछे जो आगे की ओर दर्द आता है, इसी तरीके से जोड़ों जो हथेली और तलवे के होते हैं, वहां पर जो गांठें होती हैं उनमें सूजन आ जाए, दर्द हो, या उंगलियां टेढ़ी पड़ने लगे, या शरीर में कहीं पर भी एसिडिक पानी रिसने की वजह से अल्सर हो जाएं, जो विशेषकर आंतों में या पेट में होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यूकेलिप्टस ग्लोबुलस का प्रयोग किया जा सकता है। ये एक सेफ रेमेडी है। आप किसी भी पैथी की दवा के साथ इसका प्रयोग कर सकती है, पर ध्यान रखें, खाने से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो तंबाकू का हो, शराब का हो, ये नहीं किया जाता। उस अवस्था में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। और जो कंडीशंस इसमें बताई हैं, सेम हम P1 में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पैलेंड्रियम एक्वाटिकम। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेमेडी है, जिसका प्रयोग हम लोग
ब्रोंकाइटिस के लिए करते हैं। इस रेमेडी का प्रयोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो कि मिडल लॉब में हो, और क्रोनिक डायरिया के लिए किया जाता है। तो जो पीछे हमने प्लांट पढ़ा ये उससे एडवांस प्लांट है। हम ये कह सकते हैं कि वो अगर पानी रिसने पे काम कर रही है तो ये पानी बनने के कारण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे भी काम कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पेशेंट ये कहता है कि मुझे बैठते ही चक्कर आ रहे हैं या लेट कर भी चक्कर आ रहे हैं। वो कंडीशन होती है कानों में पानी बहने की, जिसे हम सिंपल भाषा में वर्टिगो बोल सकते हैं। ऐसी अवस्था में हमारी आंखों के आसपास भी दर्द बना रहता है, थकान रहती है। जी पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक। ऐसे ही अगर सिरदर्द देखे जाए जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, यानी सिक्रेशंस ज्यादा या कम हो, आंखों में जलन आती हो और कीच बनता हो, तो ये कंडीशन हमारी बॉडी में लंग्स की गर्मी को दर्शाती है। ऐसे ही महिलाओं में जो माँ हैं, जब भी उनको निपल्स या मिल्क डक्ट में पेन होता हो, उस कंडीशन में ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने में, आवाज के भारीपन में, लगातार खांसी में, खांसी में मुंह से बदबू आती हो उसमें, बुखार के केस में जिसमें हाथों में पसीना आता हो और दर्द बना रहता हो, थकान रहती हो, ऐसे ही जो साधारण कमजोरी होती है, चलने के दौरान हाथों में सूजन आ जाती है, पैरों में भारीपन आता है, प्यास ज्यादा लगती है, सांसें फूलती हैं, हम इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस औषधि के लिए और भी चीजें हैं कुछ, जैसे ठंड के कारण गले का पकना, जुकाम होना, आंखों में थकान या पानी बहना, लगातार खांसी होना, फ्लू होना, लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना, गले से पानी रिस के लंग्स में जाना, गले में गला पकड़ा जाना जिसमें सूजन आ जाती है, सिर में दर्द बने रहना, लार में एल्कलाइनिटी का प्रभाव बढ़ जाना। जिन व्यक्तियों का पीएच लेवल 8 से ज्यादा होता है उन्हें ये रेमेडी दी जा सकती है। ऐसे इसके बाकी इंडिकेशंस हैं, अपच, खाना ना पचना क्योंकि पेट में पानी रहता है। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की समस्या होती है वो बेसिकली इसी समस्या से ग्रसित होते हैं। ऐसे ही कमजोरी, क्योंकि खाना प्रॉपरली पचता नहीं है, शरीर पानी छोड़ देता है या शरीर में धारणा शक्ति खत्म हो जाती है, तब भी ये शिकायत आती है। इसके बाद पॉलीएग्रा अमारा, ये औषधि भी श्वास संबंधी समस्याओं में, बलगम में, सूखी खांसी, इन्फ्लेमेशन में प्रयोग में लाई जाती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्त्रियों के कष्टों के लिए विशेष औषधि बनती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें फीमेल एनर्जी हो, और वैसे भी हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से फीमेल एनर्जी रहती है, इसलिए इस औषधि को इसमें रखा गया है।
जब व्यक्ति में उत्तेजना हीनता आ जाए, कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाए, मन उदास रहने लगे, मन किसी कार्य में ना लगे, ठंडा कफ बने, नाखून नीले पड़ जाए, जीभ पे काला रंग या नीला रंग दिखाई दे, ऐसे गुण आपको लिम्फेटिक प्रकृति के व्यक्ति में दिखेंगे। उनके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी होती है। इसी प्रकार महिलाओं में जब अतिरज की यानी पीरियड्स जल्दी जल्दी आने की समस्या हो, क्योंकि यहां पर भी देखा जाए तो पानी रिस रहा है, और रज के दौरान पेट में जलन, त्वचा के रोग, खांसी, रूखापन ऐसे लक्षण दिखाई दे तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये समस्याएं जो अभी हमने पीछे बात करी महिलाओं को लेकर, मासिक धर्म बीत जाने के बाद पेट में मरोड़ों के रूप में उठे, तब इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद पूरा गोगा इपे कैकुआना, ये जो औषधि है ये बेसिकली श्वास रोगों के लिए, लगातार बने रहने वाले बुखार के लिए, अगर किसी को चोट लग जाए तो रक्त लगातार बहता रहे उसके लिए, पेट में इंफेक्शन हो, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बढ़ जाए उस कंडीशन के लिए, लगातार पतले दस्त हो, लगातार हिचकी चले, लगातार खांसी हो, स्वर भंग हो जाए, चेहरे पर लाली छा जाए या आ जाए, मूर्छा हो, बार बार उल्टी जैसा अनुभव होता हो, ठंड लगती हो, मानसिक आघात लगा हो, जिसके कारण आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगते हैं और मल और मूत्र अपने आप निष्कासित हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो व्यक्ति नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, उनके चेहरे पे लाली आ जाती है, जो इंडिकेशन है इस रेमेडी के लिए। क्योंकि जब भी वो झूठ बोलेंगे, किसी भी चीज का श्राप करेंगे जो प्राकृतिक नहीं है या प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन में छाती में दबाव बनता है, श्वास छोटी होती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर ये स्थिति बार बार बनती रहे तो लंग्स की सांस लेने की और बॉडी में पचाने की कैपेबिलिटी जो है वो कमजोर हो जाती है, तब ये रेमेडी काम करती है। इसी तरीके से यदि ठंड के साथ शरीर में दर्द हो, छींके हैं या पतले दस्त हो जाए, जो कई बार ऐसा होता है कि जब लंबे टूर से घूमकर कोई व्यक्ति लौटता है घर पे, जिसे हम पानी का परिवर्तन भी कहते हैं, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नमी वाले स्थान पर रहता है और उसके शरीर में ठंडक आ जाए, लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, तब भी इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमारी टोटल रेमेडियां हैं जो हम F1 के लिए प्रयोग सॉरी P1 के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन सारी रेमेडियों के बारे में हमने जाना। अब यदि किसी का कोई सवाल हो, कुछ बोलना है या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल हम लोग P2 के बारे में बात करेंगे। एनी क्वेश्चन एंड डाउट?
पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर जी, वो गलती से वहाँ पे टच हो गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही। पेशेंट देखने के टाइम वहाँ पे टच हो गया था, इसलिए वो हैंड रेज हो ओके, गया था और हैंड म्यूट हो गया था। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर जी। ओके, गुड नाइट ऑल, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर।